नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। अगस्त की क्रांति करने अमित शाह यूपी पहुंचे तो उनकी नीतियों ने विरोधियों को सन्न कर दिया, क्योंकि धर्म और कर्म का जो कॉम्बिनेशन अमित शाह और सीएम योगी ने प्लान किया है उसने 2022 में भी बीजेपी की सत्ता में आने का रास्ता साफ कर दिया है। खास बात यह भी है कि जिन धार्मिक स्थलों का विकास किया जा रहा है वो पूर्वांचल और अवध का हिस्सा है। अमित शाह के इसी विकास मॉडल को योगी सरकार जमीन पर मूर्त रूप दे रही है। विपक्ष के पास भी योगी शाह की इस रणनीति का कोई जवाब नहीं सूझ रहा। ऐसे में सवाल उठता है, राजनीति के धर्म कर्म में कौन आगे है? 22 का मुद्दा और मिशन योगी मॉडल है। क्या सियासत की शाहनीति से फंसा विपक्ष? इसके अलावा योगी शाह नीति विरोधियों पर भारी पड़ रही है। विरोधियों के पास क्या है योगी शाह नीति को लेकर का? अपने मेहमानों से चर्चा करेंगे, लेकिन एक रिपोर्ट। बीजेपी के चुनावी चाणक्य अमित शाह 2022 की प्लानिंग कर चुके हैं। 22 की बिसात के लिए सारे मोहरे चाक चौबंद हैं। अमित शाह को मालूम है 2022 के खेवनहार योगी आदित्यनाथ कैसे स्टेट में कमाल कर रहे हैं। सारे वादे पूरे कर उत्तर प्रदेश की जनता का आशीर्वाद मिलने और जो सब देख रहे हैं उनको मैं कहना चाहता हूं कि भैया फिर से एक बार करारी हार का मन बना लो। यहां भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार है। यूपी में योगी सरकार जिन धार्मिक स्थलों का विकास कर 2022 में जीत का मिशन तैयार कर रही है, उसके तहत अयोध्या में राम मंदिर, वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, मिर्जापुर में विंध्याचल कॉरिडोर, चित्रकूट में राम वनगमन पथ और प्रयागराज में कुंभ क्षेत्र का विकास किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में कानून की व्यवस्था बदहाल थी। विगत 4-4.25 वर्ष के दौरान जो परिवर्तन देखने को मिला है, इसके पीछे प्रेरणा माननीय गृह मंत्री जी की है। बीजेपी एक और जहां अपने दो बड़े बड़े नेताओं को उत्तर प्रदेश की राजनीतिक जमीन पर चुनावी माहौल बनाने के लिए लॉन्च कर चुकी है। दूसरी ओर विपक्षी पार्टियां अभी बहुत पीछे दिख रही हैं। लखनऊ से अनिल यादव के साथ टीम न्यूज स्टेट। और सबसे बड़ा मुद्दा में हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय करवा देते हैं महामेधा नागर जी, प्रवक्ता बीजेपी जुड़ चुकी है हमारे साथ। डॉक्टर अजीज खान साहब, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। डॉक्टर हिलाल नकवी जी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों मेहमानों का चर्चा में स्वागत है। सबसे पहले बीजेपी प्रवक्ता महामेधा नागर जी, आपका रुख करेंगे। अयोध्या, प्रयागराज, मिर्जापुर, काशी, ये तो झांकी है, अभी और क्या क्या होना बाकी है उत्तर प्रदेश में? पहले सभी को नमस्कार, और साथ ही आपके इस मंच के माध्यम से, आपके इस चैनल के माध्यम से मैं हमारी देश की बेटी और हमारा गौरव पीवी सिंधु को आज की ब्रॉन्ज मेडल के लिए मैं बधाई देना चाहूँगी, शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और साथ ही जिस तरीके से हॉकी टीम, अब भारत की हॉकी टीम 40 वर्षों के बाद में फाइनली सेमीफाइनल्स में पहुंच गई है, उसके लिए मैं शुभकामनाएं देती हूँ। 2022 को भी जीतने का ख्वाब बीजेपी का है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से हमारे खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय पटल पर देश का नाम रोशन कर रहे हैं, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार है वो भी भारत के अंदर अपना नाम रोशन करती आई है सालों साल से। आप देखिए, जब से योगी सरकार बनी है, उससे पहले की अगर आप देखें उत्तर प्रदेश का, तो चाहे वो गुंडा राज हो, चाहे परिवारवाद हो, ऐसी तमाम चीज़ों से ग्रस्त ऐसा बीमारू प्रदेश कहलाने वाला हमारा उत्तर प्रदेश हुआ करता था। इन पिछले 4.5 सालों के अंदर उसको बीमारू प्रदेश से वापस से उत्तम प्रदेश का काम अगर एकमात्र किसी सरकार ने किया है तो वो भाजपा की योगी सरकार ने किया है, और इसके लिए बहुत बहुत खुश हूं और मैं बधाई देना चाहती हूं हमारे योगी सरकार को। ठीक है, डॉक्टर अजीज खान साहब, समाजवादी पार्टी किस तरीके से देख रहे हैं? जिस तरीके से कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है, लगातार कोशिश हो रही है विकास के पथ पर उत्तर प्रदेश, जिस तरह से महामेधा नागर जी भी कह रही हैं, गुंडा राज खत्म, परिवारवाद खत्म, और 2022 में 300+ की प्लानिंग, कोई काट है अमित शाह, पीएम मोदी, सीएम योगी को लेकर? राहुल भाई, काट कुछ नहीं जी, काट यही है
कि धर्म के आड़ में कोरोना से हुई मौतों को और उसकी लाशों को छिपाया नहीं जा सकता है। धर्म एक आस्था का विषय है, लेकिन धर्म के आड़ में क्या क्या चीजें हो रही हैं। आज नौजवान को खाना चाहिए, नौजवान को नौकरी चाहिए, एक आम इंसान को खाना चाहिए। 2 वक्त की रोटी की लड़ाई लड़ रहा है इंसान, इस बात को समझ लीजिए आप। वो क्या है कहावत की, भूखे पेट न होए भजन गोपाला। अरे साहब, आदमी भूख से मर रहा है, परेशान है। आज नौजवान किसान सब सड़कों पर है। आप धर्म कर्म की बात करते हैं। अरे धर्म आस्था का विषय है, धर्म जरूरी है, लेकिन खाना भी जरूरी है। किससे नहीं मिल रहा है? व्यवस्था ध्वस्त है। अरे सुनिए मेरी बात। अजीज खान साहब, किससे नहीं मिल रहा है? आपको नहीं मिल रहा, हमें नहीं मिल रहा है, मर कौन रहा है ये भी बता दीजिए। आंकड़े हैं आपके पास, आंकड़े लेकर बैठ जाइए सर। भाई आप तो स्टूडियो में बैठे हैं, तनख्वाह आपको मिल रहा है, उद्योगपति तनख्वाह दे रहा है। साहब आप एक गरीब इंसान की तो बात करिए। आप गरीबों की बात करिए ना। गरीब तो मुलायम सिंह यादव भी थे, प्रदर्शन कर रहा है। गरीब तो मुलायम सिंह यादव भी थे। अरबों की संपत्ति बनाई। ठीक है, व्यक्तिगत टिप्पणी ना कीजिए अजीज खान साहब। अगर जवाब है तो सही जवाब दीजिए, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। इस तरह से चर्चा नहीं होगी। थोड़ा जुबान को कंट्रोल करें। प्रवक्ता आप अच्छे हैं, लेकिन बोलते बहुत गंदा है आप। थोड़ा इसको संयमित रखिए, संयमित रखिए ना अपनी जुबान को। जुबान को संयमित रखिए। आपको देखिए, बीजेपी को जो कहना है आप कहिए, एंकर को ना निशाना ना बनाइए। आपको जो कहना कहिए, हमने सवाल किया उसका जवाब दीजिए। आप निशाना व्यक्तिगत बनाओ, हम व्यक्तिगत ना बने। व्यक्तिगत तो आपने शुरुआत की ना, व्यक्तिगत निशाने के लिए। आपने हमको कहा ना, इसलिए मैंने आपको कहा। आपने व्यक्तिगत बात की, इसलिए मैंने व्यक्तिगत आपसे मैंने यही पूछा कि आंकड़ा है आपके पास। आपसे यही पूछा, आंकड़ा है आपके पास? अजीज खान साहब, आंकड़ा है आपके पास? आंकड़ा है, कुतर्क ना कीजिए, तर्क के साथ बैठा कीजिए। आंकड़े दीजिए, फिर बीजेपी जवाब देगी। मैं प्रवक्ता नहीं हूँ बीजेपी का, मैं जवाब दूंगा। अरे आंकड़ा, हाँ तो दीजिए आंकड़े। आंकड़ा दे रहे 12% बेरोजगारी है, बढ़ गई है। 5% थी 2014 में। आपके पास आपके मैडम के पास क्या जवाब है? आज महंगाई चरम पर 11.9 हो गया है, 11.9 महंगाई हो गई। अरे मेरी बात सुनिए, एक 1 by 1 बात करिए। अब आप इनको रोक नहीं रहे राहुल जी, फ्रीली से बात करिए। आप आंकड़ा दीजिए, मैं आंकड़ा दे रहा हूँ। मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के डेटा अरे भैया आप सुनिए, आज पेट्रोल की क्या स्थिति है? पेट्रोल 100 के पार चला गया है, पेट्रोल 100 के पार चला गया है। अरे भाई चिल्ला के बात करेंगे आप, चिल्लाइए फिर। 2021 में 2021 के अंदर 2021 तो 2018 नहीं, खाली जो हालात हैं, हो गया है, जो हालात प्रदेश के हैं, जो हालात प्रदेश के हैं वो छिपे नहीं हैं। आपके ऊपर आज कानून व्यवस्था की स्थिति है, कानून व्यवस्था की आज बेरोजगारी चरम पर है, 500 किसान मर गया। कौन जिम्मेदार होगा इसके लिए? चाहिए आपको शर्म आनी चाहिए। आपने पूरे प्रदेश का क्या हाल किया? आज जिस शासन सत्ता में आप है, आपको हिसाब देना पड़ेगा इसका। जनता हिसाब मांग रही है, जब जनता हिसाब मांग रही है। हाँ तो 2022 में जनता हिसाब दे देगी, आपको बहुत चिंता है। डॉक्टर हिलाल लघवी साहब, डॉक्टर हिलाल लघवी साहब, डॉक्टर हिलाल लघवी साहब, डॉक्टर हिलाल लघवी साहब, मैंने नहीं डाला है, मैंने नाम नहीं लिया एक भी बार। आवाज आ रही है? आप बोलिए डॉक्टर हिलाल लघवी साहब। देखिए, सबसे पहले जो हमारे भारत का प्रदर्शन रहा ओलंपिक में, उन सारे खिलाड़ियों को हम बहुत बधाई देंगे कांग्रेस की तरफ से। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो आज कार्य करने के लिए अमित शाह साहब आए थे, वो स्पष्ट रूप से दिखा रहा है कहीं ना कहीं जो राजनीति है, जो इलेक्शन आने वाला है, उसके मद्देनजर किया गया है। और ये जो है अपने आप में कोई नई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा ये किया है कि जब कभी भी चुनाव करीब आए हैं, उस वक्त धर्म को ऊपर ले आए और अपने कर्म को नीचे ले गए। जो तारीफ की है उन्होंने योगी जी ने, अगर उसी के साथ वो कह देते, या हमारी भाजपा की प्रवक्ता बैठी वो बता देते कि साहब इतना बढ़िया काम किया योगी जी ने कि उत्तर प्रदेश का 2022 का जो मुख्यमंत्री का चेहरा है वो योगी जी, कह देते वो इसी के साथ, अगर उनका इतना अच्छा काम था। आज तक की भारतीय जनता पार्टी उसके बारे में कुछ भी योगी जी के फेस पे चुनाव लड़ेगी उत्तर प्रदेश में, ये मैं आपको बता देती हूँ सर। आपको मैंने आपको क्लियर कर दिया, मैं आपको और इंटरप्ट। महामेधा जी सुन लीजिए, नकवी साहब को सुन लीजिए, नकवी साहब को सुन लीजिए, कम से कम सवाल तो विपक्ष का सुन लीजिए। तरीका नहीं है, हमको मालूम है भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है, लेकिन उस बौखलाहट को बस संयम रखना चाहिए। हम समझ सकते हैं कि आप, ठीक है सर, पूरी बात कर लीजिए नकवी साहब। बढ़ती हुई बेरोजगारी
और नीति आयोग के दिए हुए आंकड़ों के हिसाब से उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा भुखमरी। उत्तर प्रदेश में जो नीति आयोग का जो आया है उसमें गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की सबसे ज्यादा संख्या, सबसे ज्यादा प्रतिशत पिछले एक साल में हुआ है। ये नीति आयोग का आंकड़ा। ठीक है सर। तो जहां के पर इतनी बेरोजगारी हो, जहां पे इतनी ज्यादा भुखमरी हो, जहां पर किसी प्रकार का कोई भी लखवी साहब कुछ और भी कहना है, कोई एक जहन में कोई और भी बात है जो आप सवाल उठा रहे, कोई और भी सवाल है इलाल लखवी साहब आपके जहन में? इन सब चीजों के जरिए ठीक है सर। अब इसी पर जवाब ले ले बीजेपी प्रवक्ता से, अगर आदेश हो आपका। अरे सर हम क्यों आदेश देंगे? आप चलाएं। ठीक है सर, बोलिए सर। कहां व्यक्तिगत हो जाते हैं कुछ प्रवक्ता? महामेधा जी जवाब दे दीजिए कांग्रेस को। जी, सबसे पहले तो मुझे आश्चर्य होता है जब कांग्रेस पार्टी इस तरह के सवाल करती है, और खास करके उत्तर प्रदेश की दृष्टि से अगर हम देखें तो जिनका वजूद ही नहीं है, जिनके पार्टी के लीडर खुद यहाँ पे सालों साल में आकर के चेहरा दिखाते हैं, वो अगर इस तरह की बात करें और उत्तर प्रदेश की जनता के भले के बारे में बात करें तो बड़ा ही हास्यपद मेरे को लगता है। जब हम बात करते हैं आंकड़ों की, तो कुछ आंकड़े हैं जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूंगी, जो मेरे को हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने बोलने नहीं दिए। ये बात कर रहे थे बेरोजगारी की, तो मैं बता दूं सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के जो डेटा है मुख्यमंत्री, बिल्कुल मैंने आपको बोला, मैंने आपको बोला योगी जी बता तो दिया इलाल लखवी साहब। महामेधा नागर जी कह रही है। हाँ वही चेहरा, वही क्या कह रही है? सीएम चेहरा है। मैंने बताया आपको योगी जी। अब प्रमाण पत्र लेकर थोड़ी कांग्रेस के ऑफिस में पहुंचेंगी सर। अब इसी डिबेट में आपने सवाल पूछा, वही जवाब दे रही है। अब लाके मुख्यमंत्री जो हमारे पोस्टर छपवा के थोड़ी कांग्रेस कार्यालय पहुंचवाएंगे वो। सुन लीजिए का दर बढ़ गया है। अगर ये बता दूं, ये हो सकता है इनके जिस तरीके से सुन लिए, वही कह रही हैं। ठीक है हिलाल लखवी साहब, महामेधा जी एक बार फिर बोल दीजिए कौन होगा, चेहरा कौन होगा, एक बार हिलाल लखवी जी को बता दीजिए आप। हम भारतीय जनता पार्टी श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व के अंदर अगला 2022 का चुनाव लड़ेगी। चेहरा बताइए, मुख्यमंत्री का चेहरा है या नहीं है? जी बिल्कुल है। वो विकास पुरुष हैं। प्रदेश के अंदर मोदी जी और प्रदेश के अंदर योगी जी, यही कॉम्बिनेशन चलेगा और यही कॉम्बिनेशन से आपको दोबारा हराया जाएगा। अजीज खान साहब, आंकड़े तो बढ़ते घटते रहते हैं। 2017 का कुछ और आंकड़ा था, 2021 में आते आते आंकड़े कुछ और है, 2022 में आंकड़े कुछ और रहेंगे। आंकड़ों पर राजनीति कहां होती है? सीटों पर राजनीति होती है, चुनाव में वोटों पर राजनीति होती है, राजनीति होती है जातिगत, राजनीति होती है धर्म को लेकर। जी देखिए राहुल जी, ऐसा है, आंकड़े का ही पूरा खेल है। ये देश और प्रदेश दोनों आंकड़े पे ही चलता है। अगर प्लानिंग नहीं होगा, आंकड़ा नहीं होगा, तो देश और प्रदेश नहीं चलेगा। तो इसलिए आप इसको डिनाई नहीं कर सकते कि आंकड़े का खेल नहीं है। सारा काम धर्म कर्म से ही नहीं चलता है। आंकड़ा जो कह रहे हैं 2017 में 16% का रहा बेरोजगारी का, हालांकि घटा है, 6% के आसपास आ गया सर। बड़ी मुसीबत ये है कि आपके आंकड़े को सही कर रहे हैं तो भी दिक्कत हो रही है। यानी कि उधर आप बोल रहे, जब दो CMI का ये आंकड़ा है, सवाल इस बात को लेकर आप जो कहे वही सही है, बाकी हम जो कहे वो तो गलत है। देखिए जो बात मैं कह रहा हूँ ऑथेंटिक बात कर रहा हूँ। अगर आप इसी समय निकाल देंगे तो आगे बात नहीं हो पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना ध्यान देने के लिए। नौकरियों का इन्होंने वादा किया था 70 लाख नौकरियों का। थोड़े दिन पहले भी योगी जी ने बयान दिया कि 4 लाख नौकरी मैंने दी। 70 लाख तो भूल जाए आप, 4 लाख का हिसाब अप्रत्यक्ष रूप से जोड़ा आपने, कितनी मिली? प्राइवेट कंपनी में जोड़ा आपने, बस सरकारी नौकरी को लेकर बैठ जाइए, उसी का पैर खींचते रहिए और कहते रहिए कि नौकरी नहीं मिली। प्राइवेट नौकरी कौन सी नौकरी होती है? आज है, आदमी काम कर रहा है, कल भगा दिया गया। ये कोई नौकरी है क्या? नौकरी सरकारी होती है जिसका कोई ऑथेंटिसिटी होती है, जिसकी गारंटी होती है। एक बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा रोजगार का मतलब रोजगार होता है, वो प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, सरकारी हो या गैर सरकारी हो, सरकारी हो या गैर सरकारी, पता नहीं कहां से। राहुल जी मेरी बात सुनिए, आप कहां कुतर करने बैठ गए सर? आपको सरकारी नौकरी चाहिए। सरकारी नौकरी तो समाजवादी पार्टी के दौरान मिलती थी केवल एक जाति विशेष को। ये बीजेपी हमेशा से कहती है सरकारी नौकरी तो वो लेके चले गए, फिर बाकियों को क्या मिलेगा? कुतर करने के लिए रहने दीजिए, तर्क के साथ बैठा कीजिए। लगातार मेहमान जुड़े हुए हैं। महामेधा जी, जिस तरीके से सीएम योगी का काम है,
और अमित शाह की नीति उत्तर प्रदेश में 2022 में फिर 300 प्लस से ज्यादा सीटों को लेकर है। और जिस तरह से ये तमाम काम हो रहे हैं, तो ऐसे में क्या विपक्ष को लग रहा है इसी वजह से साफ जवाब नहीं मिल रहा है, या फिर विपक्ष हताश या निराश नजर आ रहा है? बीजेपी का आकलन क्या है? मैं बता दूं कि चाहे जब से 2017 में भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, उसके बाद में ऐसे तमाम चुनाव आपने उत्तर प्रदेश के अंदर देखे होंगे। हमने देखा है कि हर 6 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश की जनता कहीं ना कहीं पर किसी न किसी चुनाव में पार्टिसिपेट करती है। आप चाहे देखें वो बाई इलेक्शन हो, चाहे उसके बाद में आपका 2019 का चुनाव हो, चाहे उसके बाद में आपका जिला पंचायत का अध्यक्ष का चुनाव हो, उसके बाद ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव हो। ऐसे तमाम चुनावों के अंदर जनता ने अपना रुख एकदम साफ किया है। उसने ये दर्शाया है कि उसका जो मूड है वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के साथ में। ऐसे में मैं समझ सकती हूँ कि जितने भी विपक्षी दल हैं उनकी जो जमीनी सच्चाई है वो उघड़ करके सबके सामने आ गई है और उनका हताश होना एकदम लाजमी है। मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से आज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेस का इनॉग्रेशन आज माननीय गृह मंत्री जी द्वारा किया गया है। जीत का कॉरिडोर तो तैयार कर लिया गया है और उसी मूल मंत्र पर काम किया जाएगा, यानी कि एक बार फिर बीजेपी सरकार बनाने को लेकर लगातार काम कर रही है। कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है, आप लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। काम कांग्रेस की तरफ से क्या हो रहा है कि बूथ को मजबूत किया जाए, जवाब दिया जाए और जो आरोप लगाया जा रहा है वो जनता तक पहुंचाया जाए ताकि वोट मिले कांग्रेस को। जी राहुल जी, आपने जो समअप किया है वो बिल्कुल सही समअप किया है। किसी भी राजनीतिक दल की तैयारी चुनाव इसी तरह से होती है। निश्चित रूप से हम इनसे सवाल पूछेंगे कि 70 लाख का जब आपने रोजगार देने की बात कही थी तो वो 70 लाख रोजगार कहां है? रही बात प्राइवेट सेक्टर की, तो प्राइवेट सेक्टर का अगर इन्वेस्टमेंट हुआ होगा तो रोजगार बढ़ेगा। अगर प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट नहीं है तो रोजगार कैसे बढ़ेगा? जिस सीएमआई की बात अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी की साथी कर रही थी, उसी सीएमआई का कहना है कि उत्तर प्रदेश के अंदर 45% से ज्यादा लघु और जो मीडियम और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है वो बंद हुई है, तो निश्चित रूप से उससे बेरोजगारी बढ़ रही है। तो आज की तारीख में बेरोजगारी बड़ी समस्या है। आज की तारीख में लोगों को याद है कोरोना के वक्त पर किस तरह से गंगा जी में जो इतनी लाशें तैर गई थी, वो भी समस्या है। किस तरह से आज की तारीख में लोगों के पास ये समस्या है कि उनको ऑक्सीजन नहीं मिली, उनको दवाई। जोड़िए ना उन युवाओं को, उन बेरोजगारों को कांग्रेस से, ताकि उनको भी एक रोजगार मिल जाए, काम धंधा मिल जाए। ठीक है अजीज खान साहब, अजीज खान साहब मुस्कुरा रहे हैं, जहन में कुछ है, दिलो दिमाग में कुछ चल रहा है। देखिए राहुल भाई, जब मामले इतने बड़े बड़े हो तो दिमाग में तो चलेगा ही चलेगा जी। जब ये वादा किया गया था कि साहब 14 दिन के अंदर गन्ने का भुगतान कर देंगे, आज 12,000 करोड़ रुपया बकाया है किसानों का। किसान पूरी तरह से भूखमरी के कगार पर है। 9 महीने से वो पूरी तरह से अनशन पर बैठा है, प्रदर्शन कर रहा है, उस पर लाठियां भांजी जा रही है, उस पर कोई सुध नहीं लेने वाला है। तो निकल आए ना अखिलेश यादव सड़क पर। आप लोग सड़कों पर क्यों नहीं निकलते? कौन सड़क पर लाया आपको? सड़क पर लाया कौन? सड़क पर लाने वाले उनके लिए सड़क पर निकलिए सर। आपके मुद्दे को क्यों जनता नहीं सुन रही है? जनता तक ले जाइए। तो शासन सत्ता में लोग बैठे हैं, बीजेपी तो अपने विकास के काम को गांव-गांव तक पहुंचाएगी। देखिए, वो किसानों से बात नहीं करना चाहते हैं, किसानों का भुगतान नहीं कर रहे हैं। साहब बड़े बड़े वायदे किए थे, 70 लाख नौकरी की बात की थी, एम्स बनाने की बात की थी। कोरोना से कितनी मौतें हो गई, कितनी लाशें अजीज खान साहब, अजीज खान साहब, आपके हिसाब से तो 2022 में समाजवादी पार्टी की जीत हो जाएगी, तभी आप मुस्कुरा रहे हैं। जीत गई तभी तो आप मुस्कुरा रहे हैं। जाहिर सी बात है, मुस्कुराने की बात। कांग्रेस को तो हाथ खड़े कर देने चाहिए। कोई काम नहीं किया, 4.5 साल में कोई काम नहीं किया, तो यकीनन कहीं ना कहीं कांग्रेस को तो हाथ खड़े कर देने चाहिए। नहीं हो पाएगा। काम नहीं किया है, उसके बावजूद प्रदेश की जनता ने बार बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जनता ने बार बार आपको मौका दिया। आपको 2016 में आपको 2016 में चुना था, आपको 2016 में चुना था जिला पंचायत के अंदर, दिखाए थे, सपने दिखाए थे, आपको अगले ही सारे धराशायी हो गए। उत्तर प्रदेश धराशायी हो गए। वो तो 2022 में तय हो जाएगा। 2017 में आपको 2022 में तय हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ सबसे बड़ा मुद्दा में जुड़ने के लिए। हालांकि लगातार जिस तरीके से दिल्ली से बड़े नेताओं का, केंद्रीय मंत्रियों का दौरा उत्तर प्रदेश में हो रहा है, साफ जाहिर है कि 2022 को एक बार फिर पता करने की कोशिश पूरे तरीके से बीजेपी कर रही है। विपक्षी दलों से 5 या 10 कदम आगे
जाकर बीजेपी रणनीति तय कर रही है और लगातार जो कोशिश है उसे मूर्त रूप भी दे रही है। विपक्ष के पास कार्ड क्या है ये खुद विपक्ष समझे, क्योंकि जो तस्वीर विपक्ष की तरफ से होनी चाहिए वो नहीं है। सत्ता पक्ष लगातार वोटर्स को लुभा रहा है, लगातार विकास योजनाओं को उन तक पहुंचा रहा है और साथ ही साथ एक कॉरिडोर लखनऊ फिर दिल्ली के लिए तैयार कर रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही।